में जब देखा, सुना, पढ़ा, अध्ययन किया तो पता चला कि स्विट्जरलैंड की सरकार भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के दम पर चलती है। आप जानते हैं वो हरामखोरी क्या है भारत के नेताओं की? भारत के नेताओं की हरामखोरी ये है कि भारत के नेता भारत में भ्रष्टाचार करते हैं, ये आप सब जानते हैं। और भारत के नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं ये अब आपको सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने अपनी आंखों के सामने देख लिया है। ये हरामखोर नेता इतने निकृष्ट स्तर पर गिरे हुए हैं कि हमने उनको संसद में चुनकर भेजा था हमारे सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछने का भी पैसा खाते हैं। इससे ज्यादा गिराई की कोई बात हो सकती है? गिरावट की। हमने जिस काम के लिए संसद में भेजा, हमने जिस काम के लिए विधानसभा में भेजा, और हम हमारे टैक्स के पैसे का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं पगार के रूप में, वो नेता हमारा ही प्रश्न संसद में पूछने के लिए रिश्वत खाते हैं। तो ये गिरावट कितनी है नेताओं में, आप अंदाजा लगा लो। तो भारत के नेता हर कदम पे रिश्वत खाते हैं। और भारत की सरकार खुद कहती है कि प्रतिवर्ष भारत में 77 से 80 हजार करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है प्रतिवर्ष। माने भारत के नेता और अधिकारी हर साल 77 से 80 हजार करोड़ रुपए भ्रष्टाचार में खा लेते हैं हर साल। राजीव गांधी जब जीवित थे इस देश में तब उन्होंने एक सूत्र दिया था, वो ये कि जब मैं 1 रुपया दिल्ली से किसी गांव के व्यक्ति के ऊपर खर्च के लिए भेजता हूं तो मात्र 15 पैसे वहां तक पहुंचता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है। सरकार हर साल भारत के नागरिकों के लिए बजट बनाती है और लगभग 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। राजीव गांधी फॉर्मूले के अनुसार इसका 15% ही खर्च हो पाता है, 85% तो भ्रष्टाचार में ही चला जाता है। तो आप अगर ये सोचें तो हर साल भारत में कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है। ये सारा जो भ्रष्टाचार हर साल लाखों करोड़ों रुपए का होता है, ये कहां चला जाता है? ये सारा का सारा भ्रष्टाचार जो लाखों करोड़ों रुपए का भारत में होता है, ये स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। भारत के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के स्विट्जरलैंड की बैंकों में खाते खुले हुए हैं। स्विस बैंक अकाउंट्स उनको कहा जाता है। अब स्विट्जरलैंड देश कैसे चल रहा है बिना टैक्स लगाए हुए, वो बात अब आपको समझ में आएगी। स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं। भारत में जैसे 40 बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे स्विट्जरलैंड में 37 बैंक हैं। उनके कुछ नाम है, बैंक ऑफ जिनीवा, बैंक ऑफ ज्यूरिक, बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 37 बैंक हैं। इन 37 बैंकों में भारत के हरामखोर भ्रष्टाचारी नेताओं के खाते खुले हुए हैं। हर साल भारत में लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है। वो भ्रष्टाचार का पैसा स्विट्जरलैंड की बैंकों में जाकर जमा हो जाता है। अब स्विट्जरलैंड की जिन बैंकों में ये पैसा जमा होता है, उन बैंकों को ये स्विट्जरलैंड की सरकार के इंस्ट्रक्शंस हैं कि पैसा जमा करने वाले किसी व्यक्ति को ब्याज नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना, उल्टा पैसा जमा करने वाले से ब्याज लेना सर्विस चार्ज के नाम पर। तो भारत के ये भ्रष्टाचारी नेता स्विट्जरलैंड में जब पैसा जमा करते हैं तो इनमें से किसी नेता को ब्याज नहीं मिलता उस पैसे पर, उल्टा जमा किए गए पैसे पर स्विट्जरलैंड की बैंकों को सर्विस चार्ज देना पड़ता है। और सर्विस चार्ज कितना है? 3.5% से शुरू होकर 16% तक सर्विस चार्ज देना पड़ता है। माने भ्रष्टाचार का 100 रुपया अगर स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा किया तो 16 रुपए उसका देना पड़ेगा बैंक को सर्विस चार्ज में। 1000 करोड़ जमा किया तो उसके हिसाब से समझते जाओ 160 करोड़ देना पड़े। तो भारत के नेता लाखों करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा करके रखते हैं, यहां भ्रष्टाचार करते हैं, पैसा वहां रखते हैं। उस पैसे से जो सर्विस चार्ज वो वहां की बैंकों को देते हैं, बैंक वो पैसा अपनी सरकारों को देती है और स्विट्जरलैंड की सरकार उस पैसे से चलती है। स्विट्जरलैंड के नागरिकों को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, अर्थात स्विट्जरलैंड के नागरिक अमीर हैं क्योंकि भारत के नेता महाभ्रष्टाचारी और मानसिक रूप से गरीब हैं। इन भ्रष्टाचारी नेताओं के चलते ये देश गरीब है और स्विट्जरलैंड अमीर है। अगर भारत में भ्रष्टाचार नहीं हो
घोटाले ना हो, लूटखोरी ना हो इन नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, तो आज भी ये देश 10 साल के ज्यादा समय में सोने की चिड़िया हो जाएगा। अगर ईमानदारी से हम जितना टैक्स भरते हैं 7.5 लाख करोड़ रुपए, ईमानदारी से ही वो टैक्स का पैसा नेता हमारे विकास पर खर्च करना शुरू करें तो 10 साल में वो 75 लाख करोड़ रुपए होता है और 75 लाख करोड़ रुपए इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के लिए पर्याप्त होता है। आप समझते हैं 75 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया कि एक एक भारतवासी को 7.5 लाख रुपए देना। 107 करोड़ की आबादी है, हर भारतवासी को 7.5 लाख रुपए दे दो तो 75 लाख करोड़ बैठेगा, माने हर भारतवासी कम से कम लखपति तो हो ही जाएगा। तो इस देश की गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं है, इस देश की गरीबी का कारण हरामखोर नेताओं के भ्रष्टाचार की वृद्धि है। ये समझने की बात है। और अब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टी में है। कोई राजकीय पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने को कहे कि हम दूध के धुले हुए हैं। पहले कुछ राजकीय पार्टियां कहती थी कि हमको देखो एक बार, और भारत के नागरिकों ने उनको देख लिया और पता चला कि वो महाभ्रष्ट निकले। दूसरे 10 पैसे के बराबर भ्रष्ट थे तो वो 50 पैसे के बराबर महाभ्रष्ट निकले। तो अब हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी ये दम से नहीं कह सकती कि वो भ्रष्ट नहीं है। हर पार्टी में भ्रष्टाचार है, ऊपर से लेकर नीचे तक। बस अलग बात यह है कि कब कौन पकड़ गया और कब कौन नहीं पकड़ा गया। इसका मतलब यह हुआ है कि आज का पूरा राजनीतिक तंत्र ही भ्रष्टाचार के लिए चल रहा है और दुर्भाग्य से हम कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र चल रहा है। ये लोकतंत्र कहां है भाई, ये तो लूट तंत्र चल रहा है। पहले अंग्रेज लूटते थे टैक्स लगा के, अब भारत सरकार लूट रही है आपको टैक्स लगा, और टैक्स पर टैक्स आप भरते चले जा रहे हैं, आपकी जेब खाली होती चली जा रही है और टैक्स लगने से महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई बढ़ने से गरीब लोगों की जिंदगी तकलीफ में आती चली जा रही है, लेकिन हरामखोर नेताओं को भ्रष्टाचार करने से कोई बात नहीं आ रहा। हर साल एक भ्रष्टाचार का मामला खुलता है, अगले साल उससे बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है, फिर और बड़ा खुलता है। और मैं 10-15 साल से देख रहा हूं जितने भ्रष्टाचारी बड़े बड़े नेता हैं, कभी जेल नहीं जाते, कभी फांसी की सजा नहीं पाते। गरीब लोग इस देश में 10-15 रुपए की चोरी में जेल में ठूस दिए जाते हैं, लेकिन वित्त मंत्री स्तर के लोग जो हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करें तो भी जेल नहीं जाते। ऐसा न्यायतंत्र इस देश में चल रहा है। ये हमारी कानून और न्याय की व्यवस्था है। गरीब आदमी को जेल में डाल दो और हाँ, कोई गरीब आदमी गलती से किसी का मर्डर कर दे, इच्छा नहीं थी फिर भी गलती से हो गया, तो 14 साल जेल में सड़ता रहे। और ये हरामखोर नेता जानबूझकर 30-30 मर्डर करें, 35-35 मर्डर करें तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं। आपको मालूम है हमारी संसद में 540 सांसद हैं लोकसभा में, उनमें से 170 सांसद ऐसे हैं जो नोटेड क्रिमिनल्स हैं। उनमें से एक सांसद तो ऐसा है जिसने 37 मर्डर किए हैं और पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती। और जिस पार्टी में ये सांसद है उसके विपक्षी कहते हैं कि हमने भी ऐसे ही सांसदों को टिकट दिया। उनकी पार्टी में 37 मर्डर वाला है तो हमारे यहां 35 मर्डर वाला है, तो तीसरे कहते हैं हमारे यहां 34 मर्डर वाला है। 170 सांसद जिनको हथकड़ी लगनी चाहिए था, तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, वो संसद में बैठे हैं कानून बनाने के लिए। तो न्याय कैसे स्थापित होगा जरा बताओ इस देश में। और ये जो हालत लोकसभा की है, राज्यसभा की कोई इससे अच्छी नहीं है। राज्यसभा में भी बहुत सांसद हैं जिनको जेल के अंदर होना चाहिए था। और जो राज्यसभा लोकसभा की हालत है वो विधानसभाओं की हालत है। हमारे भारत की विधानसभाओं में 4250 एमएलएज हैं, जिनमें से 1870 एमएलएज नोटेड क्रिमिनल्स हैं जिनको जेलों में होना चाहिए। उनको विधानसभाओं में कानून बनाने के लिए रखा गया है।
और मुझे दुख इस बात का है कि इन क्रिमिनल्स, डकैत, चोर, उचक्के, लुच्चे, लफंगे, बदमाश लोगों के खर्चे भारत के नागरिकों के टैक्स के पैसे से होते हैं। आप ईमानदारी से हर साल लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स भरते हैं, आपके टैक्स के पैसे से इनकी पगार मिलती है, तनख्वाह मिलती है, टीए मिलता है, डीए मिलता है, और ये हरामखोर इतने नीचे गिरे हुए हैं कि जिस दिन चाहे उस दिन अपनी पगार बढ़ा लेते हैं। और संसद में सांसदों की पगार बढ़ाने का विधेयक जब भी पेश होता है 2 मिनट में पास होता है। भारत के लोगों के हित रक्षा के लिए अगर कोई कानून बनाना हो तो 50 साल नहीं बनता, और सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने हो तो 2 मिनट में कानून बन जाता है। हमारे भारत की आजादी के समय महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से एक वायदा किया था, आज तक नहीं हुआ वो पूरा। गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन भारत में भारत के नागरिकों की सरकार बनेगी उसी दिन गाय की हत्या करने के विरोध में कानून बन जाएगा और पूरे देश में लागू हो जाएगा। ये गाय की हत्या रोकने का कानून 58 साल की आजादी के बाद भी नहीं बना है। हर साल 4.5 करोड़ गाय की हत्या इस देश में होती है, और भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसमें रुचि नहीं है कि गाय की हत्या रोकने का कानून बने, लेकिन सांसदों के पगार और भत्ते बढ़ाने का कानून हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में बन जाता है। और यहां तो कानून ऐसे भी बन जाते हैं कि एक व्यक्ति सांसद बना 3 महीने के लिए तो उसको जिंदगी पर्यंत पेंशन मिलती रहे, वो मर गया तो उसकी बीवी को पेंशन मिलती रहे, बीवी मर गई तो बच्चे को पेंशन मिलती रहे। माने जिंदगी भर की ठेकेदारी हो गई अगर एक बार आप सांसद बन गए या विधायक बन गए। और वेतन भत्ता तो लेते ही हैं, उसके अलावा फ्री हवाई जहाज टिकट, फोकट की बिजली, फोकट का पानी, फोकट का घर, क्या क्या उनको आप कल्पना कर सकते हैं। जितना 400-500 लीटर हर सांसद को 1 साल का फोकट का पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, उनके सेक्रेटरीज रखने के लिए वेतन अलग से मिलता है, कागज पेन खरीदने के लिए अलग से पैसा मिलता है। माने भारत के राजा महाराजा जिस तरह से लूटखोरी करते थे उससे भी कई गुनी ज्यादा आजकल सांसद करते हैं। और इसलिए हर नेता सांसद बनना चाहता है और पार्टी में घुसकर टिकट लेना चाहता है। पार्टी भले उस टिकट को पैसे से बेचे लेकिन आदमी लेने को तैयार है, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना वो देगा पार्टी को उससे कई गुना ज्यादा 5 साल में मिल जाने वाला है। इसलिए राजनीति अब एक धंधा बन गई है, और इतना निकृष्ट धंधा बन गई है जिसमें वेश्यावृत्ति से भी ज्यादा नीचे की गिरावट आ चुकी है। वेश्याओं को मैं मानता हूं वो नेताओं से अच्छी हैं, क्योंकि जिससे पैसा लेती है रात भर उसी के साथ सोती है। ये नेता तो उससे भी नीचे गिरे हुए हैं, जिस पार्टी का टिकट लेके चुनाव जीतते हैं दूसरे दिन किसी दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं। इन हरामखोरों को बिल्कुल शौक नहीं है। और सत्ता में जाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे गठबंधन होते हैं, कैसे कैसे समझौते होते हैं। जीवन भर जिनको गालियां देते रहे उन्हीं के साथ बैठकर सरकार चलाते। आप देखो ना, कर्नाटक में 2 पार्टियां एक दूसरे को जिंदगी भर से गाली दे रही हैं, जनता दल एस और बीजेपी, अब दोनों मिलकर सरकार चला रहे हो। ये है राजनीति की नैतिकता। वेश्याएं भी बहुत ईमानदार होती हैं कुछ मामलों में, नेता तो वेश्याओं से भी गिरे हुए हैं। ऐसे हालात इस देश में हैं, और मुझे बहुत दर्द है ये कहते हुए कि ऐसे ही देश के लिए भगत सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए ऊधम सिंह की कुर्बानी हुई है, ऐसे ही देश के लिए खुदीराम बोस की कुर्बानी हुई है, और ऐसे ही देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा, सालों साल भटकते रहे, कभी जर्मनी, कभी रूस, कभी सिंगापुर, और उस भटकन का आज ये नतीजा है कि भारत इतने निकृष्ट स्तर के नेताओं से घिरा हुआ देश बना हुआ है। ऐसे देश में आप बोले तो जनसंख्या बढ़ोतरी से गरीबी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से गरीबी है। जनसंख्या बढ़ोतरी से बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ोतरी से बेरोजगारी है। ऐसे देश में हम रहते हैं। कभी कभी शर्म आती है कि ये देश भगत सिंह का है, ऊधम सिंह का है, चंद्रशेखर का है, जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन को दांव पर लगाया इसलिए कि आने वाली प्रजा, आने वाली पीढ़ी सुखी रहे। अपना जीवन पूरा दांव पर लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी आप सब जानते हैं। आईसीएस में सेलेक्ट हुए थे, टॉपर थे। वो चाहते तो अंग्रेज सरकार की चाकरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे,
लेकिन आईसीएस में टॉप करने के बाद भी अंग्रेजों की सबसे ऊंची नौकरी को लात मार दिया, ठोकर मार दिया और इस देश से निकल गए। दूसरे देश में जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया, आर्मी बनाई और उस आर्मी से भारत पर हमला भी किया। अगर सुभाष चंद्र बोस को यह मालूम होता कि मेरे देश में आने वाले 50 साल के बाद इतने भ्रष्टाचारी नेता पैदा होते तो क्या वो ये संघर्ष करते? भगत सिंह ने तो 23 साल की उम्र में तय कर लिया फांसी पर जाना है, देश के लिए शहीद हो जाए। भगत सिंह को अगर ये मालूम होता कि आजादी के बाद इतने हरामखोर भ्रष्टाचारी नेता पैदा होंगे तो क्या भगत सिंह अपनी कुर्बानी देता? खुदीराम बोस ने तो अपनी उम्र के 15वें साल में इस देश में शहादत पाई। अगर खुदीराम बोस को मालूम होता कि मेरे देश के नेता इतने भ्रष्टाचारी निकलेंगे आजादी के बाद, तो क्या खुदीराम बोस की कुर्बानी होती? और ये 2-3 नाम तो मैंने आपको ऐसे ही गिनकर बता दिए। भगत सिंह, उधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे 6,40,000 क्रांतिवीर थे जिनकी कुर्बानियां हुई हैं, जिनकी शहादत हुई है, तब ये देश आजाद हुआ है 15/10/47 को। आजादी ऐसे ही नहीं मिली है इस देश को, और अंग्रेजों ने थाल में रखकर हमको आजादी भेंट नहीं की है। आजादी लाने के लिए हमने मूल्य चुकाया है, कीमत चुकाई है। 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानियां दी हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाना पड़ा आजादी के लिए। दक्षिणी अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ, 450 साल गुलाम रहा। 450 साल की गुलामी से आजादी लाने में दक्षिणी अफ्रीका में मात्र 90,000 कुर्बानियां हुई हैं। दक्षिणी अफ्रीका के 90,000 नेता शहादत में शहीद हुए हैं और भारत में मात्र 250 साल की गुलामी में 6,40,000 कुर्बानियां। अल्जीरिया नाम का एक देश फ्रांस का गुलाम रहा 300-350 साल, और अल्जीरिया में मात्र 10,000 शहादत हुई है, कुर्बानियां हुई हैं और वो देश आजाद हुआ है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश, चिली, कोस्टारिका, कोलंबिया, ये सब गुलाम रहे हैं अलग अलग समय पर ब्रिटेन के, अमेरिका के, लेकिन किसी ने इतनी कुर्बानी नहीं दी है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने अपनी आजादी लाने में 6,40,000 क्रांतिवीरों की कुर्बानी दी है, और ये कुर्बानी का मूल्य बहुत बड़ा है। इसलिए दिल में दर्द होता है कि आजादी के 50 साल के बाद ऐसा भारत देखने को मिल रहा है जो भयंकर गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में डूबा हुआ है, जहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान बिना रोजगार के सड़क पर मारे मारे फिर रहे हैं। गरीबी दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को जंगलों से बीनकर विषैले फल खाने पड़ रहे हैं और उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा दृश्य इस देश में देखने को मिलता है। अभी लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, वो मुझे बार बार कहते हैं कि राजीव भाई ये इतना खराब हो गया है हमारा देश, इसको सुधारने का कोई रास्ता है क्या? इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, इसको ठीक करने का कोई उपाय है क्या? तो मैं सभी को यह कहता हूं कि भाई, दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। भारत की ये जो समस्या इतनी बढ़ी हुई है, इसका भी समाधान है, लेकिन इसका समाधान आपके पास है, राजनेताओं के पास नहीं है। आपके पास है, पार्टियों के पास नहीं है। आपके पास है, सरकारों के पास नहीं है। सरकारें बनती हैं और पार्टियां देश में सरकार बनाती हैं, वो आप जानते हैं नितांत स्वार्थ के लिए। उसके पीछे कोई आदर्श नहीं होता, उसके पीछे कोई मान्यता नहीं होती है, कोई प्राथमिकता नहीं होती है। अगर कोई आदर्श होता, मान्यता होती, प्राथमिकता होती, तो इस तरह के गठबंधन होते कभी? जो जिंदगी भर एक दूसरे को गाली देते हैं वो मिलकर सरकार चलाते कभी इस देश में? ये तो सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी पार्टियां सब मिलकर अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, देश इसमें कहीं भी नहीं। वो जरूर आपको ये कहकर समझाएंगे कि हम सब देश के लिए करते हैं, ये सब झूठ बात है। वो जो भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, नितांत स्वार्थ के लिए करते हैं। क्योंकि देश के लिए करना है तो बिना सरकार में जाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना सरकार चलाए बहुत कुछ हो सकता है, बिना पार्टियों में जाए बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो देश के लिए बहुत कुछ करते हैं, सभी सरकारों में नहीं जाते हैं, सभी पार्टियां नहीं चलाते हैं, सभी सरकार भी नहीं चलाते। बिना सरकार में जराए, बिना राजनीतिक दल बनाए हम देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं, आप भी इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्या कर सकते हैं? आप चाहें तो इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। आप चाहें तो इस देश को फिर से अमीर और श्रीमंत देश बना सकते हैं।
अंग्रेज जब नहीं आए थे इस भारत में, 400 साल पहले की एक छोटी कहानी बताता हूं। ये देश बहुत अमीर देश था, बहुत पैसे वाला देश था, बहुत श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के आने से और विदेशियों के आने से